ब्रिज के पास खड़ी वो लड़की खामोशी से नीचे बहते पानी को तक रही थी। हल्की हल्की हवाएं उसके दुपट्टे से खेल रही थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सा ठहराव था, एक ऐसा ठहराव जिसके पीछे तूफान छुपा होता है। वो सेहतमंद जिस्म की मालिक थी, मगर उस वक्त लग रहा था जैसे उसकी रूह बोझल हो चुकी हो। आंखों में आंसू थे, मगर उनमें चमक की बजाय मायूसी थी। वो हर चीज से बेजार हो चुकी थी और उसके हाथ में मौजूद बैग गुस्से में आकर उसने पानी में फेंक दिया था। एक जोरदार छपाका हुआ, मगर किसी ने मुड़कर भी न देखा, जैसे सब कुछ मामूल के मुताबिक हो। मगर ये मामूल न था, ये उसके सब्र के बंधन टूटने की गूंज थी। वो आज फैसला कर चुकी थी और आज के बाद उसे किसी चीज की परवाह न थी, न अपनी जिंदगी की, न अपने दर्द की। उसके आंसू अब रुखसारों पर बहने लगे थे। दिल जैसे किसी जंजीर से आजाद हो चुका था। वो धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाने लगी, जैसे पानी की गहराई उसे अपनी तरफ खींच रही हो। एक कदम, फिर दूसरा कदम, मगर जैसे ही उसने छलांग लगाने के लिए हल्का सा झुकाव लिया, एक मजबूत हाथ तेजी से बढ़ा और उसके पेट के गिर्द सख्ती से लिपट गया। क्या कर रही हो? एक गहरी, पुरजोश मगर धमकी आमेज आवाज उसके कानों में गूंजी। वो चौंक गई, मगर फिर फौरन खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। छोड़ो मुझे, तुम्हें क्या लेना देना? उसने बेबसी और गुस्से में चिल्लाया, मगर वो शख्स जो अब उसके बिल्कुल करीब था, उसे एक लम्हे के लिए भी आजाद करने को तैयार न था। मैं छोड़ दूं ताकि तुम सीधा मौत के हवाले हो जाओ, ये आसानी नहीं मिलने दूंगा। एसपी फ्याज की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। नीलोफर तड़प रही थी, उसकी आंखों में वहशत थी, बेबसी थी और साथ ही शदीद गुस्सा भी। ये मेरी जिंदगी है, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? फ्याज ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी बेबसी को जब्त में ले आया हो। हाँ, ये तुम्हारी जिंदगी है, मगर इस पर सिर्फ तुम्हारा हक नहीं, तुम्हारी माँ का भी है और तुम्हारे बाप का भी है, तुम्हारे भाई का भी है, और अगर कोई ना भी हो तो तुम्हारी सांसों पर तुम्हारा भी हक नहीं कि तुम उन्हें यूं बेमूल खत्म कर दो। नीलोफर की आंखों में आंसू मजीद शिद्दत से उतरने लगे। मुझे मर जाने दो, मैं किसी के लिए कुछ नहीं हूं, किसी के लिए भी नहीं। ये फैसला तुम्हें करने का हक नहीं, समझी? फ्याज ने उसे सख्ती से घूरा। मरने के 1000 बहाने हैं, मगर जीने के लिए सिर्फ एक उम्मीद चाहिए, और मैं तुम्हें ये उम्मीद दूंगा, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना। नीलोफर ने एक झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो बेबस थी। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी और वो लड़खड़ाई, और अगर फ्याज उसे थाम ना लेता तो शायद वो खुद ही नीचे गिर जाती। अब बस चलो यहां से, फ्याज ने आहिस्तगी से कहा, मगर उसकी गिरफ्त में जरा भी नरमी न थी। उसके हाथ और पांव सुन्न हो रहे थे, मगर उसका दिल अब भी धड़क रहा था, तेजी से, बेतरतीब। वो एसपी फ्याज के सख्त बाजुओं में जकड़ी हुई थी, मगर उसका दिमाग अभी भी बेकाबू था, जैसे मौत का नशा चढ़ चुका हो। आंखों से आंसू बहते जा रहे थे, लब कांप रहे थे, मगर वो मुसलसल हाथापाई कर रही थी। छोड़ो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? उसने गुस्से और बेबसी में चीख कर कहा, मगर फ्याज की गिरफ्त और मजबूत हो गई। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीलोफर के आंसू और तेजी से बहने लगे। तुम कौन हो और क्यों रोका मुझे? फ्याज ने एक लम्हे को उसकी बेबस आंखों में झांका और सर्द लहजे में बोला, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, एसपी फ्याज, और मेरा फर्ज है कि किसी को यूं मरने ना दूं। नीलोफर ने एक जोरदार झटका दिया, मगर वो एक इंच भी ना हिली। मुझे मरना है, फिर भी मुझे छोड़ दो। फ्याज की आंखों में अब सख्ती के साथ बेचैनी भी थी। चुप हो जाओ, शोर मचाने की जरूरत नहीं है। मैं करूंगी शोर, सबको बताऊंगी कि तुम मुझे जबरदस्ती रोके हुए हो। वो चिल्लाई, जैसे शायद किसी मुआवजे की उम्मीद में हो, कोई आकर उसे छुड़ा ले, और फ्याज के लबों पर एक तंजिया मुस्कुराहट उभरी, मगर उसकी गिरफ्त वही रही। करो शोर, मैं पुलिस वाला हूं और आराम से सबको डील कर लूंगा। नीलोफर के कंधे हिलने लगे, वो अब बिलक बिलक कर रो रही थी। मुझे मरना है, हर हाल में मरना है। फ्याज की नजरें लम्हे भर को नर्म हुई, मगर उसकी गिरफ्त में कोई नरमी न आई। क्यों मरना चाहती हो, किस लिए? नीलोफर ने आंखें बंद कर ली, जैसे मजीद सहने की सकत ना हो। मेरा बैग भी पानी में चला गया, मेरा सब कुछ चला गया, मेरी किताबें, मेरा सामान, मेरा मुस्तकबिल, सब खत्म हो गया। मैं दोबारा कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकती, अब कोई फायदा नहीं बचने का। फ्याज की पेशानी पर शिकने उभरी। उसने अपनी सांस काबू में रखने की कोशिश की और नरम लहजे में बोला, मैं तुम्हें सब दिला दूंगा। नीलोफर ने नफी में सर हिलाया।
اس کے بال چہرے سے چپک گئے، آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ نہیں، مجھے پھر بھی مرنا ہے۔ فیاض نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور سختی سے بولا، میں کسی بھی قیمت پر تمہیں یہ کرنے نہیں دوں گا، سمجھی؟ وہ بے بسی سے لرزی، اس کی ٹانگیں جواب دینے لگی جیسے جسم اب مزید بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو۔ فیاض نے گہری سانس لی اور نرمی سے کہا، اچھا میری بات سنو، میرے ساتھ چلو۔ نیلوفر نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی، مگر جیسے ہی اس نے پلٹنے کی کوشش کی، اس کے قدم ڈگمگا گئے۔ وہ روتے ہوئے بے اختیار فیاض کے سینے سے لگ گئی اور بلکنے لگی، جیسے ساری دنیا کے خلاف اپنی بے بسی کا اعلان کر رہی ہو۔ فیاض نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، جیسے کسی نازک شے کو سنبھال رہا ہو۔ وہ چند لمحے خاموشی سے کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا، چلو۔ نیلوفر نے کوئی مزاحمت نہ کی، وہ اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگی جیسے زندگی نے وقتی طور پر ہی صحیح مگر اسے اپنی باہوں میں تھام لیا ہو۔ فیاض نے احتیاط سے اسے اپنی گاڑی تک پہنچایا، دروازہ کھولا اور آہستگی سے اندر بٹھا دیا۔ نیلوفر اب بھی رو رہی تھی، مگر اب وہ روتے روتے بھی زندہ تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی اور صرف نیلوفر کے سسکنے کی آواز تھی جو وقفے وقفے سے پورے ماحول میں گونج رہی تھی۔ فیاض نے ایک نظر اس پر ڈالی، اس کی سرخ بھیگی ہوئی آنکھیں، کانپتے لب اور لرزتے ہاتھ۔ وہ ابھی بھی ٹوٹے ہوئے حوصلے کے ساتھ بیٹھی تھی، جیسے زندگی کی ہر امید کھو چکی ہو۔ فیاض نے گاڑی سٹارٹ کی اور نرمی سے بولا، اب بتاؤ آخر ہوا کیا تھا؟ کیوں مرنا چاہتی تھی؟ نیلوفر نے اپنی آنکھیں بند کر لی، جیسے سب کچھ یاد آ رہا ہو، جیسے کوئی زخم پھر سے ہرا ہو گیا ہو۔ وہ بے اختیار بولی، کیا محبت کرنا گناہ ہے؟ فیاض نے سر گھما کر اس کو دیکھا۔ وہ بھرے بھرے جسم کی مالک تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک ابھر رہی تھی، مگر وہ کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھ رہا تھا۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولا، نہیں، محبت کرنا گناہ نہیں، بلکہ یہ تو ایک خوبصورت احساس ہے۔ مگر تم ایسا کیوں بول رہی ہو؟ اس کی بات سن کر اس نے ایک سسکی بھری تھی اور پھر دکھی لہجے میں بولی، میں ایک لڑکے کو پسند کرتی ہوں، اس سے محبت کرتی ہوں۔ اور وہ بولتے بولتے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مگر آج اس نے صاف کہہ دیا کہ اگر میں اپنا وزن کم نہیں کرتی تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ فیاض نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، پھر غور سے اس کے چہرے کے تاثرات کو جانچنے لگا۔ میں جانتی ہوں میں کبھی اپنا وزن کم نہیں کر سکتی، میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے اور میں پہلے ہی کتنی بار کوشش کر چکی ہوں، مگر کچھ نہیں ہوا۔ نیلوفر کی آنکھوں میں شدید بے بسی تھی۔ میں اس کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی، مگر وہ اس کے لیے میں کافی نہیں تھی۔ فیاض نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، پھر ہلکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ گئی۔ اس کی نظریں نیلوفر کے چہرے پر مرکوز تھی، مگر اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، جیسے کوئی راز کھل گیا ہو۔ نہیں، تم تو بہت خوبصورت ہو، وہ دھیمے مگر پر اعتماد لہجے میں بولا۔ نیلوفر نے چونک کر اسے دیکھا، جیسے وہ کچھ سننے میں غلطی کر چکی ہو۔ کیا؟ فیاض نے کندھے اچکائے۔ ہاں، وہ لڑکا تمہیں یہ کہہ کر گیا کہ تم اچھی نہیں دکھتی؟ وہ بالکل بے وقوفی والی بات بول کر گیا ہے، جبکہ نیلوفر نے افسردگی سے سر جھکا لیا۔ ہاں، اس نے کہا کہ اگر میں پتلی نہیں ہو سکتی تو وہ میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ فیاض نے کہا لگا دیا، جیسے یہ سب مذاق ہو۔ نیلوفر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ابھی بھی ہنس رہا تھا۔ کیا مضحکہ خیز بات ہے؟ فیاض نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سنے نیلوفر، بھرے بھرے جسم کی عورتیں اور لڑکیاں تو مردوں کو بہت پسند ہوتی ہیں، خاص کر کے 2 مرد۔ نیلوفر نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ کون 2 مرد؟ وہ بے اختیار بول پڑی۔ ایک سمجھدار اور دوسرا میں۔ نیلوفر بے اختیار ہنس پڑی، پہلی بار کئی دنوں بعد، مگر اس کے آنسو اب بھی رخساروں پر موجود تھے، جیسے خوشی اور غم کے بیچ کہیں کھو گئی ہو۔ فیاض نے اسے غور سے دیکھا، پھر اچانک بولا، ویسے تمہیں میں کیسا لگا؟ نیلوفر فوراً شرما گئی۔ یہ کیسا سوال ہوا؟ اس نے نظریں جھکا لی اور فیاض نے کندھے سے ٹیک لگا کر اسے دیکھا۔ بس یوں ہی پوچھ لیا۔ نیلوفر نے ہلکی سی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کی۔ تم اچھے ہو، دیکھنے میں بھی خوبصورت ہو۔ فیاض کے لبوں پر گہری مسکراہٹ ابھری، جیسے یہی جواب سننا چاہتا تھا۔ تو پھر کیا؟ نیلوفر نے الجھ کر اسے دیکھا۔ فیاض نے سنجیدگی اختیار کرتے ہوئے کہا، شادی کر لو مجھ سے۔ نیلوفر کے چہرے پر حیرت جم گئی۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھا، جیسے یقین نہ آ رہا ہو کہ یہ سب حقیقت میں ہو رہا ہے۔ دانش کا نام اس کے ذہن سے ایک پل میں مٹ چکا تھا۔ اب صرف اس کے سامنے ایس پی فیاض تھا جو حسن اور دبدبے کا امتزاج تھا۔
मैं? नीलोफर ने धीमे लहजे में बोलना शुरू किया मगर अल्फाज ना मिल सके। फयाज ने उसे बगौर देखा। क्या? नीलोफर ने आहिस्ता से कहा कि इस बारे में आपको मेरी अम्मा से बात करनी होगी। फयाज ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी माँ से ही बात कर लेता हूँ। नीलोफर ने झिझकते हुए अपना एड्रेस बताया जो कि इंतहाई गरीब इलाके का था। फयाज ने सुनकर इस बात में सर हिला दिया जैसे कोई फैसला कर चुका हो, और फिर वो एक हाथ स्टीयरिंग पर रखे दूसरे हाथ से नीलोफर की आंखों के आंसू साफ करते हुए बोला, अभी आंसू नहीं देखना चाहता, समझी? उसके हाथ का लम्स अपने चेहरे पर महसूस करके वो बुरी तरह से कांप उठी थी, लेकिन होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अस्बात में सर हिला गई, जैसे पहली बार जिंदगी ने उसके लिए कोई खुशगवार फैसला किया हो। मगर वो हैरत ज़दा थी कि ये शख्स एकदम से मिला और फिर अचानक से शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया, और उसे खूबसूरत भी बोल रहा है। हालांकि दुनिया उसे सिर्फ और सिर्फ बदसूरती का ताना ही देती थी और मोटे होने के नुकसान बताती रहती थी, मगर ये तो उसे खुद से बोल रहा था कि तुम बहुत खूबसूरत हो और मर्दों को भरे भरे जिस्म की औरतें पसंद होती हैं। ये ख्याल आते ही उसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। गाड़ी एक झटके से रुकी। फयाज ने नजरें घुमाकर गाड़ी के बाहर के मंजर को देखा। सड़क पर अधूरे टूटे हुए पत्थर बिखरे थे और किनारे पर गंदा पानी जमा था। आसपास छोटे छोटे घर थे, कुछ खस्ता हाल, कुछ ताज़ा सफेदी किए हुए। गली के नुक्कड़ पर चंद बच्चे नंगे पांव खेल रहे थे और एक औरत अपने दरवाजे पर बैठी चावल चुन रही थी, और कहीं दूर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। नीलोफर ने धीरे से कहा, ठीक है, आपको जैसा मुनासिब लगे। उसने अपनी नजरें नीचे झुका ली, जैसे अपने माहौल को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। फिर हाथ से एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये सफेद रंग वाला दरवाजा हमारा घर है। फयाज की नजरें उस दरवाजे पर जमी रही, और आम सा दरवाजा जिस पर वक्त के निशान नुमाया थे, पेंट कहीं कहीं से उखड़ा हुआ था। नीलोफर ने पल भर को उसकी आंखों में झांका, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर सर झुकाकर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। कदमों में हल्की सी बेतरतीबी थी, जैसे किसी सोच में गुम हो। फयाज ने दूर तक उसे जाता देखा, जैसे उस मंजर को हमेशा के लिए अपनी आंखों में कैद कर रहा हो। फयाज ने गहरी सांस ली और गाड़ी के स्टीयरिंग पर उंगलियां मारने लगा। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी, जैसे कोई फैसला ही अंदर पक चुका हो। फिर उसने गाड़ी को मोड़ लिया और गर्द से अटा हुआ रास्ता, टूटे हुए फुटपाथ और ये सफ़ेद दरवाज़ा, सब कुछ उसकी नज़रों में बसा रह गया। मगर सबसे ज़्यादा वो लड़की, जिसको देखकर भी वो समझ गया था कि वो बहुत आसानी से अपने मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचा लेगा। उसका चेहरा ही इस बात की गवाही था कि वो चंद बोल की मोहताज है, और ऐसी ही तो वो लड़की चाहता था जिसकी वजह से वो लम्हे में फैसला ले चुका था कि अब वो अपने कदम पीछे नहीं रखेगा। सरकारी नौकरी करता था, मगर उसके बावजूद इंसान जब पैसे की शक्ल देख ले तो इंसानियत भूल जाता है। ऐसा ही कुछ एसपी फयाज करने वाला था। बरामदे में एक पुरानी बहुत सीधा चारपाई बिछी थी, जिस पर नीलोफर की माँ बैठी सब्जी काट रही थी, और करीब ही एक टूटी फूटी बाल्टी रखी थी जिसमें धोई हुई सब्जियां रखी थी, और चारपाई के बराबर में एक लकड़ी का छोटा सा स्टूल रखा था जिस पर नमक मिर्च के चंद डिब्बे और एक पुरानी चाय की केतली रखी थी। हल्की पीली रोशनी में उसकी माँ की छुरियों भरी सख्ती में ढली हुई शक्ल नजर आ रही थी। उसकी आंखें तेज और गुस्सीली थी, जैसे दुनिया ने उस पर जितना भी जुल्म किया हो वो अब किसी पर भी रहम नहीं खाने वाली। नीलोफर ने जैसे ही दरवाजे से अंदर कदम रखा, उसकी माँ ने तेज लहजे में कहा, अब आई है तू? कहाँ मर गई थी इतनी देर? नीलोफर ने बेजारी से सर झटका। दानी से मिलने गई थी। ये सुनकर उसकी माँ के हाथ वहीं रुक गए। चाकू की धार पर रखी सब्जी काटना भूल गई। उसकी नजरें नीलोफर पर जमी थी, जो अब बेबसी से अपनी चप्पल उतार रही थी। क्या बना? माँ की आवाज में वही करख्तगी थी जो हमेशा से थी। नीलोफर का दिल जैसे फिर से भर आया। उसने अपना दुपट्टा मजबूती से पकड़ा और आंखें नम हो गई। उसने कहा कि अगर मैं अपना वजन कम नहीं करती तो वो मुझे छोड़ देगा, और अब वो मुझे छोड़ चुका है। माँ ने झटके से सब्जी काटना छोड़ा और दोनों हाथ कमर पर रख लिए। हाय हाय नीलो, मैंने कितनी बार कहा था ना कि वजन कम कर ले, वरना ये लड़का जो तूने फंसाया है ये भी तेरे हाथ से निकल जाएगा। मगर तेरी अकल में मेरी बातें कहाँ आती हैं? नीलोफर ने आंखें इस जोर से मींच ली, जैसे वही पुरानी नसीहतें दोबारा सुनने का हौसला नहीं था।
अम्मा बस कर दो ना। वो झुंझुला गई। माँ ने गुस्से से सब्जी को परे फेंका। तू चाहती है कि मैं बस कर दूं? मेरी बेटी को कोई यूं धुतकार दे और मैं बस कर दूं? नीलोफर ने लंबी सांस ली, फिर अचानक से सर उठाया और बज़ाहिर लापरवाही से बोली, लेकिन अम्मा, आज मेरी मुलाकात एसपी फयाज से भी हुई है। ये सुनते ही माँ का सारा गुस्सा जैसे हवा में तहलील हो गया। उसने फौरन नीलोफर को घूरा। कौन फयाज? ये कहाँ से आ गया? नीलोफर ने खुद को ज्यादा पुरएतमाद दिखाने की कोशिश की। वो बहुत अमीर है, पुलिस का बड़ा अफसर है और कह रहा था कि मैं बहुत हसीन हूं और मुझसे शादी करना चाहता है। वो बेहद मासूमियत से बोली थी। माँ की आंखें हैरत से फैल गईं। हकीकत में? तूने क्या कहा? नीलोफर ने कंधे उचकाए। मैंने कहा कि अगर मेरी अम्मा को पसंद आया तो ठीक, वरना मेरी तरफ से इनकार। हो सकता है कि वो कल आए। माँ कुछ लम्हे उसे हैरानी से देखती रही, फिर माथे पर हाथ मारकर बोली, अल्लाह जाने ये कहाँ से टपक पड़ा, रास्ते में मिला था। नीलोफर ने लापरवाही से जवाब दिया। बस बोलने लगा कि मैं बहुत हसीन हूं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। माँ ने गहरी सांस ली, फिर अचानक उसके चेहरे पर खुशी की रमक आ गई। चलो, कल आता है तो देख लूंगी। वो जैसे खुद से बात कर रही थी, फिर नीलोफर की तरफ मुड़ी। अल्लाह जाने कहाँ से इतना अमीर आदमी तुझे मिल गया। देख नीलो, अगर झूठ हुआ तो मैं तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगी। दानिश का गम भुलाने के लिए मेरे दिमाग में फजूल की बातें डालने की जरूरत नहीं। न जाने तुझे कितना समझाया था मैंने कि लड़की अपना वजन कम कर ले। ये अमीर लड़का है, हाथ से निकल जाएगा, मगर तू मेरी सुनती कहाँ है। नीलोफर ने खामोशी से नजरें झुका ली। वो जानती थी कि ये सब बातें उससे सुननी ही थी, मगर फिर भी वो चुप रही और खामोशी से उठकर कमरे की तरफ बढ़ गई थी। अब उसे कल का इंतजार था। एक लम्हे के लिए तो उससे भी ये सब एक ख्वाब की मांद लग रहा था। अचानक से एक आदमी का आना और फिर अचानक से उसके हुस्न की तारीफ करके शादी की पेशकश कर देना, ये कोई आम बात ना थी, मगर अब वो सिर्फ इंतजार ही कर सकती थी। वो सर झटक कर कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। कमरा छोटा सा था, दीवारों पर जगह जगह सीलन के निशान थे। एक तरफ पुरानी लकड़ी की अलमारी थी जिसका एक दरवाज़ा टेढ़ा हो चुका था। बीच में एक पुराना मगर साफ सुथरा बिस्तर बिछा था जिस पर नीलो धुप से बैठ गई। वो गहरी सांस लेते हुए छत को घूरने लगी। आज जो कुछ हुआ था उस पर यकीन ही नहीं आ रहा था। सुबह तक वो दानिश के पीछे रुल रही थी और अब एक एसपी उससे शादी का कह रहा था। वाह नीलो, किस्मत तो तेरी चमक गई, उसने खुद से कहा और फिर हल्की सी हंसी हंसी। कुछ लम्हे वो यूं ही बैठी रही और फिर अचानक जैसे कोई ख्याल आया और वो तेजी से उठी। दीवार के साथ एक छोटा सा आईना टंगा था जो इतना पुराना था कि किनारे से धुंधला चुका था। वो आईने के सामने जा खड़ी हुई और चेहरा बिल्कुल आम सा था। कंदुमी रंग, मोटी मोटी आंखें और भरे भरे गाल। वो खुद को गौर से देखने लगी, फिर एकदम मुस्कुरा दी। अरे मैं तो कितनी हसीन हूं, वो खुश होकर बोली जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो। जब एक एसपी फयाज को मैं पसंद आ सकती हूँ तो फिर दानिश को क्या मसला था। उसने आईने में अपनी आंखों को देखा जैसे वहां कोई जवाब तलाश कर रही हो। फिर वो थोड़ा सा घूम कर अपनी कमर की तरफ देखने की कोशिश करने लगी जैसे अपना सरापा जांच रही हो। भरा भरा जिस्म है तो क्या हुआ, उसने हल्के से कह कहे के साथ कहा। मर्दों को वैसे भी ऐसी औरतें ज्यादा पसंद होती हैं। फिर अचानक उसका चेहरा संजीदा हो गया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दानिश के पीछे बर्बाद कर दी, जो एक बार भी ये नहीं कह सका कि मैं खूबसूरत हूं, और फयाज ने तो पहले दिन ही कह दिया। ये सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आ गई। उसने अपने बालों में हाथ फेरा और आईने में खुद को मुस्कुरा कर देखा। कुछ भी हो जाए, मैं उससे रिश्ता करके ही रहूंगी, वो धीरे से बोली जैसे अपनी किस्मत से अहद कर रही हो। फिर वो आईने के सामने खड़ी खुद को देखती रही जैसे अपने नए ख्वाबों में खो गई हो। वो ऐसे ही थी, मासूम से चंद बोल मोहब्बत के सुन लेने के बाद वो हर गम को भूल जाती थी। उसकी माँ ने उसे ये पट्टी बहुत अच्छे से पढ़ाई कि तू अपने लिए एक लड़का पसंद कर, उससे मोहब्बत की बातें बढ़ा, क्योंकि खानदान में तो तुझे कोई पूछेगा नहीं। उसकी माँ बिल्कुल भी उससे ये बात नहीं छुपाती थी कि तू हसीन नहीं, इसलिए आज एसपी फयाज का उसे खूबसूरत कहना और उसके जिस्म की तारीफ करना उसे बहुत भाया था, और वो फौरन ही उसके ख्वाब सजाना शुरू हो गई। यकदम वो चहकर वापस बिस्तर पर बैठते हुए बोली, कितनी बड़ी गाड़ी थी उसकी, कितना खूबसूरत चेहरा था। वाह नीलो, तेरी तो मौज लग गई।
सारी कुड़ियां बस तेरे बारे में ही अब बात करेंगी, किस्मत हो तो मेरे जैसी। वो खुद ही खुश हो रही थी इस बात से अनजान कि आगे उसकी जिंदगी कितनी मुश्किलात में घिरने वाली थी। वो हंसती खेलती लड़की कितने बड़े अजाब में घिरने वाली थी। बेशक अल्लाह ताला आजमाइश डालते हैं, मगर जब उस आजमाइश में इंसान सुरखरू नहीं होता, अल्लाह के अहकाम की पैरवी करने के बजाय उसके बनाए हुए उसूल को तोड़कर गुस्ताखी करता है, तो अल्लाह भी उन पर ऐसा अजाब नाजिल करता है जिसका कोई निमुल बदल नहीं होता। और ऐसा ही कुछ उस मासूम लड़की के साथ होने वाला था, जिसका महज कसूर ये था कि वो मोटी थी और उसका ये मोटापा उसको एक ऐसी अजियत भरी जिंदगी देने वाला था जिससे वो बिल्कुल ही नावाकिफ थी। अगली सुबह पूरे घर का मंजर तब्दील हो गया और घर सुबह सवेरे ही दोनों माँ बेटी ने साफ सुथरा कर दिया था। बर्तन चमका दिए थे और जो थोड़ी बहुत सजावट हो सकती थी कर ली। अगरचे घर सिर्फ एक कमरे का था, मगर आज वो किसी महल से कम नहीं लग रहा था, कम से कम नीलोफर की नजरों में। नीलोफर बार बार आईने के सामने जाकर खुद को देखती, कभी बालों में हाथ फेरती, कभी दुपट्टे को दुरुस्त करती। माँ ने उसे कई बार घूरा, मगर आज वो खुद भी खुशी और बेयकीनी के बीच कहीं थी। 5 बजने वाले हैं, आएगा भी या नहीं? नीलोफर ने हल्की सी बेचैनी से सोचा और दरवाजे की तरफ नजरें घुमा ली। लेकिन फिर ठीक 5 बजे दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलोफर का दिल जोर से धड़का, मगर वो अंदर ही रही। उसकी माँ तेजी से बरामदे की तरफ आई और दरवाजा खोल दिया। सामने वही शानदार शख्सियत खड़ी थी, एसपी फयाज, अपनी वर्दी में, मगर आज उसकी आंखों में एक अजीब सी झिझक थी। वो दरवाजे पर खड़ा जैसे कुछ लम्हे में सोच रहा था कि क्या कहे। तुम कौन हो? नीलोफर की माँ ने अनजान बनते हुए सवाल किया। हालांकि उसे अच्छी तरह मालूम था। फयाज ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि कल आपकी बेटी से मुलाकात हुई थी, नीलो से। वो मुझे पसंद आई है, हम दोनों शादी करना चाहते हैं। मेरी बात हुई है उससे। अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर आ जाऊं, क्योंकि दरवाजे पर खड़ा होना अच्छा नहीं लग रहा। नीलोफर की माँ ने एक नज़र उसकी वर्दी पर डाली और फिर दरवाजे से हटकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, आइए। फयाज अंदर आ गया और एक नज़र इर्द गिर्द दौड़ाई। बरामदा सादा मगर साफ था। चारपाई के पास सब्जी की टोकरी रखी थी, जिसे आज नीलोफर की माँ ने हाथ भी नहीं लगाया था। वो दोनों बैठ गए। बात यह है कि फयाज ने कहना शुरू किया, मैं नीलोफर को अपनाना चाहता हूँ और इस सिलसिले में आपकी इजाज़त ज़रूरी है। नीलोफर की माँ ने कदरे घबराहट के साथ उसकी तरफ देखा। वो आते साथ ही रिश्ते की बात कर रहा था। उसके अंदाज से ये बात साफ झलक रही थी कि वो जल्द से जल्द इस बात को मुकम्मल करना चाहता है। लेकिन जीनत बेगम थोड़ा घबरा गई। मगर बेटा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? ये रिश्ते तो बड़े तय करते हैं ना? फयाज ने गहरी सांस ली। मेरे माँ बाप इस रिश्ते के खिलाफ होंगे, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ और हमारे यहाँ जिम्मेदारों की शादियाँ गांव की लड़कियों से करवाई जाती हैं। मगर मैं ये फैसला खुद करना चाहता हूँ, इसलिए मैं उनको आखिर में बताना चाहता हूँ। अगर उन्हें अभी खबर हो गई तो वो ज़बरदस्ती मेरी शादी कहीं और करवा देंगे। वो साफ कोई से बोला। बात घुमाना उसे बिल्कुल भी पसंद ना था। नीलोफर की माँ के चेहरे पर बेयकीनी के साए लहराने लगे। बेटा, ये सब इतनी आसानी से तो नहीं होता। रिश्तेदारियां तो बड़े ही तय करते हैं। मैं तुम्हारी बात का एहतराम करती हूँ, लेकिन खानदान वालों को भी जवाब देना होता है। और तुम आते साथ ही रिश्ते की बात कर रहे हो। ना ही तुमने अपने खानदान के बारे में बताया, ना हमारे बारे में पूछा। हम तो बहुत गरीब हैं। फयाज ने फौरन बात काट दी। मुझे इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ नीलोफर चाहिए और कोई नहीं। नीलोफर की माँ ने गौर से उसके चेहरे को देखा। कुछ तो था उसकी बातों में जो उसे हज़म नहीं हो रहा था। वो बेचैनी से अपनी कमीज के दामन को मरोड़ने लगी और फिर अचानक बोली, अच्छा मैं आती हूँ। ये कहकर वो तेजी से अंदर गई। नीलोफर जो पहले ही कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी, फौरन सीधी होकर बैठ गई। जैसे ही उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई, उसने बेचैनी से पूछा, अम्मा क्या हुआ? मगर माँ खामोश थी। ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा, नीलो वो बेहद परेशानी से बोली। नीलोफर जो पहले ही माँ की परेशान शक्ल देखकर घबरा चुकी थी, फौरन बोली, अम्मा अब ये क्या नई कहानी शुरू कर दी? जीनत बेगम ने माथे पर हाथ फेरा, जैसे कोई बड़ा बोझ महसूस करे हो। ये कहाँ से मिल गया तुझे? ना कोई बड़ा उसके साथ आया है, और ऐसे रिश्ते नहीं किए जाते बेटी। मैं इनकार कर रही हूँ। नीलोफर की आंखें हैरत से फैल गई। फिर गुस्से से माथे पर बल डालकर बोली कि क्या मतलब इनकार कर रही हो? तुम ही तो कहती थी कि कोई अच्छा लड़का देख ले। अब जब मैंने देख लिया तो तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं।
ज़ीनत बेगम ने खफकी से उसकी तरफ देखा। बात नखरे की नहीं नीलो, मैं माँ हूँ, तेरा भला बुरा देख सकती हूँ। ये लड़का मुझे ठीक नहीं लग रहा। वर्दी पहनी है तो क्या हुआ? जो इज्जतदार होते हैं वो अपनी माँ बहनों को साथ भेजते हैं, अकेले नहीं आ जाते यूं रिश्ते लेकर। नीलोफर ने अपनी माँ की बातों को छटक दिया। अम्मा तुम बस वहम कर रही हो, ऐसे लड़के बार बार नहीं मिलते। वो जिम्मेदार है, अमीर है और मुझे पसंद करता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि मुझे कोई अच्छा लड़का पसंद कर ले। ज़ीनत बेगम के चेहरे पर नाराजगी छा गई। ये क्या बकवास कर रही हो नीलो? मैं माँ हूँ तुम्हारी, तुमसे जलूंगी? नीलोफर ने फौरन लहजा बदला। अच्छा अम्मा, माजरत, पर तुम यूं ही शक में पड़ी हो। वो खुद कह रहा है कि वो मुझसे शादी करना चाहता है, उसे कोई मतलब नहीं कि हम गरीब हैं। ऐसा कहाँ होता है अम्मा? किस्मत से आया है तो मौका ज़ाया ना कर। ज़ीनत बेगम ने बेयकीनी से बेटी को देखा, जैसे उसके किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा हो, मगर फिर नीलोफर के पुरजोश अंदाज ने उसकी हिचकिचाहट कम कर दी। उन्होंने गहरी सांस ली। ठीक है, शायद मुझे ही वहम हो रहा है। नीलोफर फौरन खुश होकर बोली कि हाँ अम्मा, तुम देखना वो कितना अच्छा है। ज़ीनत बेगम ने बेदिली से सर हिलाया और फिर चादर को दुरुस्त करते हुए बोली, चलो चाय लेकर चलती हूँ। नीलोफर ने खुश होकर दरवाजे की तरफ देखा, जहाँ बाहर एसपी फयाज मुंतज़िर था। ज़ीनत बेगम बरामदे में आई तो देखा कि फयाज कुर्सी पर बैठा बेचैनी से हाथ मसल रहा था, जैसे किसी बड़े दबाव में हो, और वो चाय की ट्रे लेकर आगे बढ़ी और मुस्कुराकर बोली, लीजिए चाय पीजिए। ज़ीनत बेगम ने जैसे ही चाय की ट्रे मेज़ पर रखी, फयाज ने फौरन हाथ उठाकर इनकार कर दिया। उसकी नज़रें सख्त थी और लहजा दो टोक। मुझे चाय नहीं चाहिए। वो सीधा ज़ीनत बेगम की आंखों में देखकर बोला, मैं यहाँ सीधी बात करने आया हूँ, लेकिन आप मुझे छोड़कर अंदर चली गई। ज़ीनत बेगम ने हैरानी से उसे देखा। बेटा ये कौन सा तरीका है? तरीका साफ है, मैं कल ही नीलोफर से निकाह करना चाहता हूँ, फयाज ने बेलचक अंदाज में कहा। ज़ीनत बेगम का दिल जोर से धड़का। कल? ये कैसे मुमकिन है? मैं अपने खानदान के बड़ों से बात करना चाहती हूँ और हमें वक्त चाहिए। उसका अंदाज देकर उन्हें न जाने क्यों एक बार फिर से डर लगने लगा। फयाज ने झुंझलाकर सर झटका। किस बात का वक्त खाला? जब मैं आपके खानदान के बारे में सवाल नहीं कर रहा और आप मेरे खानदान के बारे में जानने की जिद नहीं कर रही, तो ये झमीले रखने की जरूरत ही नहीं। सीधी बात है, मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। जबकि दरवाजे के पास खड़ी नीलो दिल ही दिल में खुश हो रही थी कि वो उसके बगैर रह नहीं सकता, इसीलिए इतनी उजलत दिखा रहा है। ज़ीनत बेगम ने बेयकीनी से नीलोफर की तरफ देखा, जो दरवाजे के करीब खड़ी थी और आंखों में एक अजीब सी रोशनी लिए माँ की तरफ देख रही थी। लेकिन बेटा, इतनी जल्दी में निकाह? ज़ीनत बेगम ने कुछ कहना चाहा, मगर फयाज ने हाथ के इशारे से बात काट दी। मेरे माँ बाप की तरफ से मुझ पर बहुत दबाव है। वो चाहते हैं कि मैं किसी और जिम्मेदार खानदान में शादी करूं। अगर मैंने उन्हें वक्त दिया तो वो मेरी शादी वहां करवा देंगे, और मैं ये नहीं चाहता। इसलिए मैं पहले ही निकाह करके उन्हें बताना चाहता हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ, ताकि वो चुप हो जाए। ज़ीनत बेगम के चेहरे पर शदीद घबराहट छा गई। दिल में सवालात उठने लगे। ये लड़का इतना बेचैन क्यों है? इसकी इतनी जल्दी की वजह क्या है? मगर साथ ही नीलोफर की आवाज़ दिमाग में गूंज रही थी, अम्मा, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते। ज़ीनत बेगम ने नीलोफर की तरफ देखा, जो होंठ दबाए खड़ी थी, जैसे माँ की जुबान से हाँ सुनने के इंतजार में हो। बेटा मैं... ज़ीनत बेगम ने कुछ कहने के लिए जुबान खोली, मगर फिर नीलोफर की आंखों की चमक देखकर रुक गई। ठीक है, उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, अगर तुम वाकई संजीदा हो तो निकाह कर लेते हैं। फयाज की आंखों में एक चमक उभरी। नीलोफर के लबों पर एक दबी दबी मुस्कुराहट आ गई, और ये फैसला हो चुका था, और यही फैसला एक जिंदगी के लिए बर्बादी का दरवाज़ा खोल चुका था। अगले रोज़ दोपहर के 3 बजने में कुछ ही लम्हे बाकी थे। छोटे से बरामदे में सफ़ेद चादर बिछाकर निकाह का सादा सा इंतज़ाम कर दिया गया। एक तरफ निकाह ख्वां बैठे थे, उनके साथ 2 गवाह और फयाज अहमद मौजूद था, जो खामोशी से अपने निकाह के लम्हे का इंतज़ार कर रहा था। और वो वर्दी में नहीं था, बल्कि सफ़ेद कढ़ाईदार कुर्ते में मलबूस था, जिसे देखकर गुमान ही नहीं हो रहा था कि वो एक पुलिस ऑफिसर है। कमरे के अंदर नीलोफर अपनी चंद सहेलियों के साथ बैठी थी। वो हल्के रंग की शलवार कमीज में थी और जेवर के नाम पर बस एक जोड़ा कानों में, मगर आज उसका चेहरा लखी धमक रहा था। उसकी खुशी और उसका नर्वस होना साथ साथ उसकी आंखों में थी। नीलो, आखिर तूने ऐसा कौन सा वजीफा पढ़ा था कि इतना खूबसूरत और अमीर शौहर मिल गया? साइमा ने शरारत से कहा। अब तो हमें भी नीलो की तरह अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा।
شاید قسمت مہربان ہو جائے، ایک اور سہیلی نے ہنستے ہوئے کہا تو کمرے میں کہہ کہے گونج اٹھے۔ نیلوفر نے شرما کر سر جھکا لیا اور وہ جانتی تھی کہ اس کے خواب پورے ہو رہے تھے۔ وہ ایک نئے جہاں میں قدم رکھنے والی تھی، جہاں غربت، محرومی اور مایوسی کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور اندر مولوی صاحب داخل ہوئے۔ ان کے پیچھے زینت بیگم بھی تھی، چہرے پر کچھ کشمکش مگر ساتھ ہی ایک ماں کی وہ بے بسی بھی جو بیٹی کی ضد کے آگے ہار مان چکی ہو۔ ان کے ساتھ 2 گواہ بھی آئے۔ مولوی صاحب نے کاغذات نکالے اور سنجیدہ لہجے میں بولے، بیٹی، تمہارا نکاح فیاض احمد سے ہو رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ نیلوفر نے ایک نظر ماں کے چہرے پر ڈالی جو بس خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکا کر کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ وہی سوال دہرایا۔ نیلوفر نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر کہا، قبول ہے۔ تیسری بار جب نکاح خواہ نے پوچھا تو نیلوفر نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ اس کے بعد گواہوں نے دستخط کیے، مولوی صاحب نے دعائیں پڑھیں اور کمرے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نیلوفر کی سہیلیاں اسے مبارکباد دینے لگی، کسی نے شرارت میں اس کے کندھے پر چٹکی کاٹی تو کسی نے اس کے ہاتھ پکڑ کر چمکا دیے۔ مولوی صاحب زینت بیگم کے ساتھ باہر آئے۔ فیاض جو خاموشی سے بیٹھا تھا اور ان کے آتے ہی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ بیٹا، کیا تمہیں یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے سوال کیا۔ فیاض نے سنجیدگی سے ایک نظر سپر ڈالی، پھر مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے سر ہلایا، پھر دوسری بار پوچھا کہ قبول ہے؟ قبول ہے۔ فیاض کی آواز میں خود اعتمادی تھی۔ تیسری بار جب سوال ہوا تو اس نے ایک ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ زینت بیگم نے گہری سانس لی، جیسے کسی بوجھ سے آزاد ہوئی ہوں، اور نیلوفر کی قسمت اب بدل چکی تھی۔ رخصتی کا وقت آ پہنچا تھا۔ گھر کے چھوٹے سے آنگن میں نیلوفر کی سہیلی اور محلے کی چند عورتیں جمع تھیں، مگر اس کی نظر بس اپنی ماں پر تھی جو خاموش کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں میں آنسو تھے مگر وہ ضبط کر رہی تھی۔ اماں، نیلوفر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، اور اگلے ہی لمحے وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ زینت بیگم نے بھی اسے زور سے اپنے سینے سے لگا لیا، جیسے آخری بار اپنی ممتا کی چھاؤں میں لے رہی ہو۔ ان کی بیٹی جو ہمیشہ ان کے ساتھ رہی تھی، جو ہر مشکل میں ان کا سہارا بنی تھی، آج ایک نئے گھر جا رہی تھی جہاں نہ جانے اس کے نصیب میں کیا لکھا تھا۔ جا بیٹی، خوش رہنا، اپنے گھر کو سنبھالنا۔ ان کی آواز کانپ رہی تھی۔ نیلوفر نے ایک آخری بار ماں کی گرم ہتھیلی کو چوم لیا، پھر اپنے چھوٹے بھائی کے پاس آئی اور وہ ایک کونے میں کھڑا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ نیلوفر نے اس کا ہاتھ تھاما، اپنی ماں کا خیال رکھنا، سن رہے ہو؟ لڑکے نے ہلکی سی اس بات میں سر ہلایا مگر کچھ نہ بولا۔ نیلوفر کی آنکھیں بھر آئیں مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ فیاض احمد جو کافی دیر سے خاموش کھڑا تھا اب آگے بڑھا۔ چلیں، اس نے مختصر سا کہا۔ نیلوفر نے ایک آخری بار اپنے گھر کو دیکھا اور پھر قدم آگے بڑھا دیے۔ گاڑی میں بیٹھتے وقت دل جیسے کسی وزنی پتھر تلے دب گیا۔ گاڑی چل پڑی اور نیلوفر کی آنکھیں خود بخود پیچھے مڑتے گھر کو دیکھ رہی تھی جو لمحہ بلمحہ دور ہوتا جا رہا تھا۔ اندر ایک سناٹا تھا۔ فیاض احمد بالکل خاموش تھا، اس کا چہرہ سنجیدہ تھا، آنکھوں میں وہ نرمی نہ تھی جو کل تھی۔ نیلوفر نے 1-2 بار اس کی طرف دیکھا مگر وہ مسلسل سامنے دیکھ رہا تھا، جیسے کچھ سوچ رہا ہو۔ نیلوفر نے گلا کھنکارا جیسے کچھ کہنے کا ارادہ کیا ہو، مگر پھر وہ چپ رہ گئی۔ دل میں عجیب سا احساس تھا۔ یہ وہی آدمی تھا جو کل تک بےتابی سے شادی کا مطالبہ کر رہا تھا، مگر آج ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ اٹھا رکھا ہو۔ گاڑی کے اندر صرف خاموشی کا راج تھا اور نیلوفر کو یہ خاموشی عجیب لگ رہی تھی۔ گاڑی ایک بڑے بلند بالا گیٹ کے سامنے رکی۔ نیلوفر نے حیرت سے شیشے سے باہر جھانکا۔ اس کے خواب و خیال میں بھی نہ تھا کہ وہ ایسے شاندار ولا میں داخل ہو رہی ہے۔ گیٹ کھلا اور گاڑی اندر داخل ہوئی تو وہ دم بخود رہ گئی۔ ایک وسیع اور ریز روشنیوں سے جگمگاتا ہوا محل نما گھر اس کے سامنے تھا اور ہر چیز نفاست اور عمارت کی گواہی دے رہی تھی۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ خوشی اور حیرت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اس نے فیاض احمد کی طرف دیکھا جو بھی اسی سنجیدگی کے ساتھ بیٹھا تھا، جیسے کچھ محسوس ہی نہ کر رہا ہو۔ گاڑی رکی اور ایک ملازم فوراً آگے بڑھا۔ فیاض احمد خاموشی سے نیچے اترا جبکہ نیلوفر کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ میرا گھر؟
उसने बेयकीनी से खुद से कहा और गाड़ी से उतरी। घर के अंदर का मंजर और भी ज्यादा शानदार था। बड़ी बड़ी दीवारों, उन पर कीमती पेंटिंग्स आवेजा थी। फर्श पर नर्म और मुलायम कालीन बिछे थे और रोशनियों की चमक से पूरा माहौल जगमगा रहा था। नीलोफर की आंखों में हैरत ही हैरत थी। चलो अंदर, फ्यास ने मुख्तसर सा कहा और आगे बढ़ गया। नीलोफर उसके पीछे चलने लगी और वो उसे एक बड़े कमरे में ले आया जो शायद उनका बेडरूम था। कमरा भी इतना शानदार था कि नीलोफर के कदम थम गए। दीवारों पर सफ़ेद और सुनहरी रंगों का इम्तजाज, कीमती फानूस, नर्म बिस्तर और हर चीज़ इमारत की गवाही दे रही थी। फ्यास अहमद ने खामोशी से अपना कोट उतारा और सोफे पर रख दिया, फिर घड़ी खोलने लगा। नीलोफर ने खुशी से उसकी तरफ देखा और बच्चों जैसी मासूमियत से बोली, आज आपने मुझे देखा भी नहीं, मेरी तारीफ भी नहीं की। फ्यास ने एक लम्हे के लिए सर उठाकर उसकी तरफ देखा, मगर वो नजर ऐसी थी जैसे किसी अजनबी को देख रहा हो, जैसे उसे उसकी मौजूदगी भी गवारा न हो। क्या हो गया है तुम्हें? वो जहर में बुझी हुई आवाज में बोला। क्यों बच्चों की तरह बर्ताव कर रही हो? नीलोफर का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो तो बस खुशी में उससे बात करना चाहती थी, मगर फ्याज अहमद के लहजे में इतनी सर्द मोहरी क्यों? मैं तो बस आपसे बात कर रही थी, उसने हिचकिचाकर कहा। फ्याज ने एक तंजिया हंसी हंसकर उसके सरापे पर एक नजर डाली, ऐसी नजर जो नीलोफर के दिल में तीर की तरह उतरी। तुम बहुत अजीब हो, तुम्हारी बातें, तुम्हारा अंदाज, तुम्हारा रहन सहन, मैंने सोचा नहीं था कि तुम इस तरह की होगी, वो बेजारी से बोला। नीलोफर को लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से जमीन ही खींच ली हो। मगर आपने तो कहा था कि आपको मेरी खूबसूरती पसंद आई है, उसने कांपती हुई आवाज में कहा। फ्याज ने गहरी नजर उसके जिस्म पर डाली, ऐसी नजर जिसने नीलोफर को अंदर तक शर्मिंदा कर दिया। वो बेइख्तियार दुपट्टे को मजबूती से थाम कर पीछे हट गई, आंखों में आंसू भर आए। ये सब तुम्हारी गलत फहमी थी, फ्याज ने लाताल्लुकी से कहा और एक बेजार नजर उस पर डालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। मगर आज हमारी, नीलोफर की आवाज हलक में ही घुट गई। फ्याज अहमद दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया और नीलोफर वहीं खड़ी रह गई, आंखों में हैरत, तकलीफ और बेयकीनी के आंसू लिए। वो तो समझ रही थी कि आज उसकी नई जिंदगी की शुरुआत है, मगर ये तो कुछ और ही हो गया। वो शख्स तो उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था और ऐसी बातें और ऐसी नजरें उसकी समझ से सब कुछ बालातर था। रात भर आंखों से आंसू बहते रहे। नीलोफर जमीन पर ही बैठे बैठे जाने कब नींद की आगोश में चली गई थी। दर्द, बेबसी और जिल्लत का एहसास उसके दिमाग और दिल पर हावी था। जिंदगी के सबसे खूबसूरत लम्हे का जो तसव्वुर उसने बांधा था, वो लम्हा तो वहशत में बदल गया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी जब अचानक किसी के झंझोड़ने से उसकी आंख खुली। उसने चौंक कर ऊपर देखा। फ्याज अहमद खड़ा था, चेहरे पर हल्की सी संजीदगी और हाथों में घड़ी। उठो, हमें फौरन निकलना होगा, उसने दो टोक लहजे में कहा। नीलोफर ने हैरान होकर उसे देखा। क्या? कहाँ जाना है? हनीमून पर दुबई जा रहे हैं, फ्याज ने बेतासुर लहजे में कहा और अपना फोन देखने लगा। नीलोफर का दिमाग जैसे एक पल के लिए साकित हो गया। वो हैरत ज़दा नजरों से उसे तकने लगी। क्या दुबई? मगर इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? फ्याज ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ तंज़े अंदाज में कहा। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ, मेरे पास सब कुछ हो सकता है, तुम बस फिक्र मत करो और हम आज ही निकल रहे हैं। नीलोफर के जहन में सवालात की बौछार हो गई। मगर पासपोर्ट, वीज़ा, मैंने सुना है कि इन चीज़ों में वक्त लगता है, उसने उलझे हुए लहजे में कहा। कि फ्याज ने कंधे उचकाए। मैं सब देख लूंगा, तुम बस तैयार हो जाओ। नीलोफर को अंदर ही अंदर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इतनी तेजी से सब कुछ, कल शादी हुई और आज दुबई। लेकिन वो खामोश हो गई क्योंकि अब सवालात करना बेकार लग रहा था और चंद लम्हे सोचने के बाद बोली, ठीक है, लेकिन मैं पहले अपनी माँ से मिलना चाहती हूँ। फ्याज ने बेनियाजी से कहा, कोई मसला नहीं, चलो मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। नीलोफर जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। घर वही पुराना था, छोटा सा, जिसकी दीवारें गुर्बत की कहानी सुनाती। जीनत बेगम ने जैसे ही दरवाजा खोला और अपनी बेटी को देखा तो खुशी और उदासी के मिले जुले जज्बात चेहरे पर बिखर गए। नीलो, वो बेइख्तियार उसे गले लगाकर बोली। कैसी हो मेरी बच्ची? नीलोफर ने जबरदस्ती चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अम्मा, मैं बहुत खुश हूँ, आपको पता है कि हम दुबई जा रहे हैं? वो दाखिल होते ही बोली थी। जीनत बेगम के चेहरे की खुशी यकदम गायब हो गई। दुबई? इतनी जल्दी? उनकी आवाज में फिक्र वाज़े थी।
हाँ माँ, हनीमून के लिए, नीलोफर ने खुशी से बताया। जीनत बेगम ने बेचैनी से उसे गौर से देखा, जैसे कुछ गलत महसूस कर रही हो। बेटा, ये सब कुछ मुझे अजीब लग रहा है। इतनी जल्दी सब कुछ? मुझे कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा। नीलोफर ने फौरन उनके हाथ थाम लिए। अम्मा, आप फजूल में वहम पाल रही हैं। वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अमीर हैं। आप देखेंगी मेरी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। जीनत बेगम की आंखों में अब भी परेशानी थी। बेटी, खुशी दिल से महसूस होती है, जबरदस्ती नहीं। जब से तुम्हारी रुखसती की है दिल को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। न खुशी हो रही है और न ही सुकून। नीलोफर को लगा जैसे उसकी माँ उसकी खुशी में शरीक होने को तैयार नहीं। वो थोड़ा नाराजगी से बोली, अम्मा, आप बस मेरे लिए दुआ करें, सब ठीक होगा, देखना। जीनत बेगम ने गहरी सांस ली मगर चुप हो गई। उनके दिल की बेचैनी कम नहीं हुई थी, मगर बेटी की जिद के आगे खामोश हो गई। वक्त धीरे धीरे गुजरता चला गया। पूरा दिन मामूल के मुताबिक गुजरा था और रात के वक्त फ्याज उसे लेने पहुंच आया। नीलोफर और फ्याज वापस घर पहुंचे तो नीलोफर के दिल में अभी एक अजीब सा वसवसा मौजूद था, मगर वो उसे छटकने की कोशिश कर रही थी। वो खुद को समझा रही थी कि सब कुछ ठीक है और वो अब एक अमीर और बाइज़्ज़त जिंदगी की तरफ बढ़ रही है, मगर कहीं न कहीं जीनत बेगम की वो बेसकूनी भरी बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी। अगले रोज एयरपोर्ट की चमकती हुई रोशनियों में सब कुछ बहुत शानदार लग रहा था, लेकिन नीलोफर के दिल में अजीब सा इज़्तिराब था। वो और फ्याज अहमद सिक्योरिटी चेक से गुजरकर वेटिंग एरिया में पहुंचे, मगर फ्याज अहमद मुसलसल खामोश था। वो मोबाइल में मसरूफ था, जैसे नीलोफर की मौजूदगी का एहसास तक ना हो। नीलोफर ने एक दो बार उससे बात करने की कोशिश की, मगर वो एक सरसरी हाँ या हूं के अलावा कुछ ना बोला। जब फ्लाइट का ऐलान हुआ तो वो लोग जहाज में सवार हो गए। नीलोफर ने खिड़की वाली सीट पर बैठने की ख्वाहिश जाहिर की, मगर फ्याज ने कोई खास दिलचस्पी न दिखाई। जहाज फिजा में बुलंद हुआ। नीलोफर ने नीचे झांका तो शहर की रोशनियां किसी कहकशां की तरह बिखरी हुई थी, मगर फ्याज की खामोशी ने उसका सारा जोश खत्म कर दिया। पूरे सफर के दौरान फ्याज ने एक बार भी उसकी तरफ तवज्जो न दी और वो या तो खिड़की से बाहर देखता रहा या अपने फोन में मसरूफ रहा। नीलोफर को अजीब सा लग रहा था, मगर उसने सोचा कि शायद थकावट की वजह से वो इतना संजीदा है। कुछ ही देर के बाद वो खुद भी ऊँघने लगी। दुबई के वसी और अरीज एयरपोर्ट पर कदम रखते ही नीलोफर हैरान रह गई। शीशे की दीवारों से बाहर नजर आते बुलंदो बाला टावर्स, लोगों की भीड़ और एयरपोर्ट का शाहाना अंदाज, सब कुछ किसी ख्वाब से कम ना था। फ्याज अहमद ने जल्दी जल्दी इमिग्रेशन के मराहल तय किए और एक कार में बैठकर होटल की तरफ रवाना हो गए। होटल का कमरा बहुत शानदार था। नीलोफर ने जैसे ही अंदर कदम रखा वो हैरत में डूब गई। सुनहरी फानूस, बड़ी खिड़कियों से बाहर का दुबई का नज़ारा, मखमली पर्दे और हर चीज़ अमारत और शान व शौकत की अलामत थी। उसने खुश होकर एक नज़र फ्याज की तरफ देखा, मगर वह हस्बे आदत संजीदा था और कहने लगा कि कुछ देर के लिए रेस्ट कर लो, फिर बाहर चलेंगे। फ्याज ने मुख्तसर अल्फाज में कहा और बेड पर लेट गया। नीलोफर भी थकी हुई थी, वो भी सोने के लिए लेट गई और शाम ढल चुकी थी जब नीलोफर की आंख खुली। फ्याज अहमद पहले ही जाग चुका था। वो अलमारी के पास खड़ा था। जैसे ही नीलोफर उठकर बैठी उसने एक पैकेट उसकी तरफ बढ़ा दिया। जाओ नहा धोकर ये कपड़े पहन कर आओ। नीलोफर ने हैरानी से पैकेट पकड़ा, लेकिन फौरन ही खुश हो गई कि शायद उसके लिए कोई खास ड्रेस होगा। वो पैकेट लेकर खुशी खुशी वॉशरूम में चली गई। जैसे ही उसने लिबास निकाला उसकी आंखें हैरत से फैल गई। ये एक नीम अरिया लिबास था जिसे पहनने का उसने कभी तसव्वुर भी न किया था और उसके दिल में अजीब सी हिचकिचाहट पैदा हुई, मगर फिर उसने खुद को समझाया कि शायद यही यहाँ के तौर तरीके हैं और आखिर शौहर ने कहा है तो पहन लेना चाहिए। वह शर्माते हुए लिबास पहनने बाहर निकली, मगर जैसे ही उसकी नज़र कमरे में गई उसका सांस रुक गया। सामने फ्याज अहमद नहीं था, बल्कि एक लंबे कद का हबशी नुमा आदमी खड़ा था। नीलोफर की आंखों में खौफ छा गया और वो हड़बड़ाकर पीछे हटी और जल्दी से पर्दे के पीछे जाकर छुप गई। कौन हो तुम? उसकी आवाज़ कांप रही थी। वो आदमी धीरे से मुस्कुराया, टूटी फूटी उर्दू और इंग्लिश में बोला, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारने आया हूँ। फ्याज ने तुम्हें बताया नहीं? नीलोफर के पैरों तले से जमीन निकल गई। क्या बकवास कर रहे हो? मैं अपने शौहर के साथ आई हूँ। और वो आदमी हंसने लग गया, जैसे उसे उसकी बात मुज़हिका खैस लगी हो। तुम्हें कुछ नहीं पता? मुझे कुछ नहीं पता और मुझे कुछ जानना भी नहीं। फौरन यहाँ से निकल जाओ। नीलोफर की आवाज़ अब तेज हो चुकी थी।
वो आदमी सर झटक कर आगे बढ़ा। तमाशा मत करो, मेरे पास वक्त नहीं है। जैसे ही वो उसकी तरफ बढ़ा, नीलोफर ने चीख मार दी और उसकी चीख पर वो आदमी गुस्से में आ गया, मगर फिर कुछ सोचकर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। नीलोफर की सांसें तेज हो चुकी थी और उसके जिस्म से पसीना बहने लगा। वो पर्दे के पीछे सहमी खड़ी थी, दिल खौफ के मारे कांप रहा था। ये क्या हो रहा था? फ्यास कहाँ था और ये सब क्या था? उसके जहन में बेशुमार सवालात थे, मगर सबसे बड़ा सवाल ये था कि वो अब करे तो क्या करे। कमरे में एक बेहद बोझल खामोशी थी। सिर्फ नीलोफर की सिसकियां उस सन्नाटे को तोड़ रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही न ले रहे थे। जिस्म कांप रहा था और दिल में खौफ की एक तेज लहर दौड़ रही थी। और थोड़ी देर बाद दरवाज़ा एक झटके से खुला और फयाज अहमद अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती थी और आंखों में वही सर्द मोहरी जो नीलोफर पिछली रात से देख रही थी। नीलोफर ने जैसे ही उसे देखा तो गुस्से और बेबसी के मिले जुले जज्बात के साथ आगे बढ़ी और उसका गिरेबान पकड़ लिया। ये क्या था? वो तकरीबन चीख पड़ी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी। ये कौन था? फयाज अहमद ने एक झटके से उसके हाथ हटाए और एक जहरीली मुस्कुराहट के साथ बोला, ये दुनिया ऐसे ही चलती है नीलोफर। तुम्हें लगा था कि तुम किसी शहजादे की मलका बन रहे हो। असल हकीकत तो ये है कि मैं जो कुछ भी हूं अपनी मेहनत से नहीं बना, दूसरों को इस्तेमाल करके बना हूं। और अब तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। नीलोफर की आंखें हैरत और खौफ से फैल गईं। मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम मुझे धोखा देकर यहाँ लाए हो। खामोश हो जाओ, फयाज ने सख्ती से कहा और उसकी आंखों में खतरनाक चमक उभरी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं। अगर तुम मेरे कहने पर ना चली तो मैं तुम्हें यहीं छोड़ जाऊंगा। तुम सोच भी नहीं सकती कि इस शहर में अकेली औरत का क्या अंजाम होता है। तुम्हें ऐसा बनने में देर नहीं लगेगी। तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं, जिसका कोई भी नाम नहीं होता, कोई पहचान नहीं होती। नीलोफर की पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई। वो कांपती हुई पीछे हटी, मगर उस लम्हे दरवाज़ा दोबारा खुला। वही अजनबी शख्स दोबारा अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक गैर मुहज़्ज़ब मुस्कुराहट थी। ले जाओ इसे। फयाज ने कंधे उचकाए और एक तंज़े हंसी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ा। नीलोफर ने एक झटके से मुड़कर दरवाजे की तरफ भागना चाहा, मगर वो मजबूत हाथों में जकड़ ली गई। फयाज, प्लीज, खुदा के लिए। उसकी चीखें बुलंद हुई, मगर फयाज एक नज़र भी डाले बगैर कमरे से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ के साथ ही नीलोफर के वजूद पर अंधेरा छा गया था। फयाज अहमद एसपी ज़रूर था, मगर वो यही धंधा करता था। लड़कियों से निकाह करके उन्हें दुबई लेकर आता और उनकी कीमत लगा देता। अपने शहर में रखकर भी उसने कई लड़कियों को उजाड़ दिया था, और अब उसका निशाना नीलो बनी थी, जो अब सारी जिंदगी इस अजियत में बिताने वाली थी। तकरीबन 15 दिन वो इसी अजियत में रही। अब कहीं जाकर उनकी वापसी हुई थी। नीलोफर की आंखों में थकन और चेहरे पर पसे मर्द की वाज़ें थी। दुबई से वापसी पर जब वो एयरपोर्ट पर अपनी माँ के पास जाने की जिद करने लगी तो फयाज अहमद ने खामोशी से सर हिला दिया। वो जानता था कि नीलोफर के अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि ज्यादा मज़ाहमत करे। वो बस कुछ वक्त के लिए सुकून चाहती थी और उसे यकीन था कि वो जल्द ही खुद वापस आ जाएगी। जब नीलोफर अपनी माँ के दरवाजे पर पहुंची तो जीनत बेगम ने जैसे ही अपनी बेटी को देखा वो साकित रह गई। नीलो की रंगत सर्द पड़ चुकी थी, आंखों के गिर्द से हल्के नुमाया थे और होंठ खुश्क हो चुके थे। वो पहले जैसी चमक दमक वाली नीलोफर नहीं लग रही थी। नीलो, ये क्या हाल बना रखा है तुमने? जीनत बेगम ने घबराकर उसका चेहरा थामा। नीलोफर ने जबरदस्ती एक हंसी होंठों पर सजा ली और कहा कि कुछ नहीं अम्मा, बस सफर की थकन है। दुबई का मौसम कुछ अच्छा नहीं था, शायद इसी वजह से कमजोरी लग रही है। झूठ मत बोल, मुझे सब नजर आ रहा है। जीनत बेगम की आंखों में फिक्र बसी थी। क्या कोई बात हुई है वहां? फयाज तुमसे अच्छा बर्ताव करता है ना? नीलोफर ने अपनी माँ की नजरें चुराते हुए सर झुका लिया। हाँ माँ, वो बहुत अच्छे हैं, बस तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसीलिए चेहरा मुरझा गया। आप परेशान ना हो, मैं माँ हूं नीलो, मुझे सब नजर आ रहा है। तुम्हारी आंखों में जो खामोशी है वो चीख चीख कर कुछ और ही कह रही है। जीनत बेगम ने उसकी बाहें थाम ली। मुझे बताओ क्या हुआ है नीलो? नीलोफर ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती अपनी आंखों में आए आंसू रोक लिए। कुछ भी नहीं अम्मा, आप बस दुआ करें कि सब ठीक हो जाए। जीनत बेगम ने बेयकीनी से अपनी बेटी को देखा, मगर नीलोफर ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए उनकी बाहों में छुपने की कोशिश की। वो मजीद सवालात करना चाहती थी, मगर दरवाजे पर दस्तक हुई और फयाज अहमद दरवाजे पर मौजूद था। नीलो, चले? वो रिवायती संजीदगी लिए खड़ा था।
नीलुफर ने एक पल के लिए अपनी माँ को देखा, जैसे उनकी नज़रों से कुछ कहना चाहती हो, मगर फिर खामोशी से सर झुका लिया और अपनी माँ से लिपट कर बोली, मैं चलती हूँ अम्मा, फिर मिलूंगी। ज़ीनत बेगम ने बेबसी से अपनी बेटी को रुखसत होते हुए देखा, मगर उनके दिल में एक अजीब सा इज़्तिराब था, जैसे सब कुछ ठीक नहीं था, जैसे नीलुफर की खामोशी के पीछे कोई बड़ा तूफान छुपा हुआ था। 1 महीने बाद रात का सन्नाटा था और कमरे में हल्की सी मध्यम रोशनी जल रही थी और ज़मीन पर बिछे जाए नमाज पर एक नहीफ सी लड़की बैठी थी, नीलुफर, जो कभी एक चमकदार मुस्कुराहट वाली जिंदगी से भरपूर लड़की थी, आज अपनी ही परछाई लग रही थी। वो सूख कर कांटा बन चुकी थी, आंखों के नीचे गहरे साए थे और होंठ खुश्क और बेरौनक और जिस्म जैसे हड्डियों का ढांचा रह गया। वो सजदे में पड़ी आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैं बहुत थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने जो भी गलतियाँ की उनकी सज़ा तो काट रही हूँ ना। बस कर दे मेरे मौला, बस कर दे। मैं नहीं सह सकती ये अज़ियत, ये ज़िल्लत, ये गंदगी। मैं इंसान हूँ या कोई चीज़ जिसे हर रोज़ किसी न किसी दरिंदे के आगे डाल दिया जाता है। वो दोनों हाथ बुलंद करके रोती रही, सिसकियाँ लेते हुए, कांपते हुए। मैंने क्या सोचा था अपनी ज़िंदगी के बारे में और क्या हो गया? मैंने क्या गुनाह किया था कि तूने मुझे ऐसे लोगों के हवाले कर दिया? या अल्लाह, रहम फरमा। या अल्लाह, बस एक रास्ता निकाल दे, बस एक बार मुझे इस जहन्नुम से निकाल दे। मैं मर जाऊं, क्या यही रास्ता है? नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूं, तू मुझे बचा लेगा ना? तू सब जानता है ना? तू देख रहा है ना? या अल्लाह, मेरा दिल टूट चुका है और मेरा जिस्म थक चुका है, मगर मैं जानती हूँ कि तू मुझे यूं नहीं छोड़ेगा। वो बेबसी से अपने चेहरे को दोनों हाथों में छुपाकर सजदे में गिर गई, दिल से दुआ मांगती रही और आंसू बहाती रही। दर्द की शिद्दत से उसका जिस्म कांप रहा था, मगर दिल में एक उम्मीद भी थी कि शायद अल्लाह सुन ले, शायद कहीं कोई मौजज़ा हो जाए। और सुबह की रोशनी कमरे में धीरे धीरे सिरायत कर रही थी जब फयाज अहमद अंदर आया। नीलुफर अभी भी जाए नमाज के करीब सिमटी बैठी थी। रात के आंसू अभी भी उसके चेहरे पर जमते महसूस हो रहे थे। फयाज ने बेपरवाही से सिगरेट सुलगाते हुए कहा, आज तुम्हें एक नए गाहक के पास जाना है। मम्मी डैडी टाइप है, ज्यादा तंग नहीं करेगा और मोटी रकम देने को तैयार है। बस तुम्हें परवाह करने की जरूरत नहीं। नीलुफर ने सर झुका लिया, हमेशा की तरह खामोश हो गई। उसके पास कुछ कहने को था ही नहीं। इज्जत तो कब की खाक हो चुकी थी और अब बस एक छत थी जिसके लिए वो सब सह रही थी। लेकिन आज उसकी किस्मत बदलने वाली थी। दुआ के लिए उठे हाथ खाली न लौटे थे। उसकी जिंदगी में एक तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल कर रख देगा। रात 12 बजे सुर्ख रंग के नए ड्रेस में लिपटी वो बेहद मजबूर बैठी थी। लिबास का हर कोना उसकी बेबसी की गवाही दे रहा था, मगर वो क्या करती? उसके पास कोई रास्ता न था। फार्म हाउस की वसी और इस बेडरूम में बैठे वो खामोश थी और उदास, बिल्कुल टूटी हुई। दरवाज़ा खुला और कदमों की चाप गूंजी और वो सहम कर खड़ी हो गई। दिल की धड़कन बेतरतीब हुई। खौफ और बेबसी ने उसे जकड़ लिया था, मगर जैसे ही उसने सामने नजर उठाई वो पत्थर की मूरत बन गई। सामने खड़ा वजूद कोई और नहीं, दानिश था। वही दानिश जिसकी मोहब्बत कभी उसके ख्वाबों का हिस्सा थी, वही दानिश जिसकी बातों में कभी दुनिया की हर मिठास थी। मगर आज उसकी आंखों के नीचे हल्के थे, चेहरा जर्द था और जिसामत कमजोर पड़ चुकी थी। दानिश भी उसे देखकर साकित हो गया, आंखों में बेयकीनी, लबों पर खामोशी। फिर धीरे धीरे वो उसके करीब आया। तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, कितनी कॉल्स की। मेरा एक जुमला इतना बुरा लगा तुम्हें कि तुम मुझे छोड़कर चली गई, वो थके हुए लहजे में बोला था। नीलुफर के आंसू बेख्तियार निकल पड़े, जुबान सिल गई थी और अल्फाज खत्म हो चुके थे। तुम जानती हो, तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी उजड़ गई। मैं कहीं का नहीं रहा। सोचता था कि शायद तुम मुझसे नाराज हो, मगर ये सब। वो खामोश रही। दानिश ने उसके कंधे पकड़कर झंझोड़ा। बोलो नीलू, ये सब क्या है? तुम कहाँ खो गई थी? नीलुफर ज़ारो के तार रोने लगी। फिर धीरे धीरे हर जख्म, हर तकलीफ, हर जुल्म एक एक करके जुबान से निकलने लगा। वो बताती गई और दानिश सुनता गया। उसके चेहरे के तासुरात सख्त होते जा रहे थे, मुठ्ठियां भींचती जा रही थी। और जब सब कुछ वो कह चुकी तो दानिश ने गहरी सांस ली और खामोश हो गया। लम्हे भर को कमरे में सकूत छा गया। फिर वो धीरे से बोला, परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। आज की रात तुम यहाँ आराम करो, सुबह तुम चली जाना, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा।
یہ کہہ کر اس نے بستر کی طرف اشارہ کیا اور خود کمرے سے نکل گیا۔ نیلوفر اسے جاتی دیکھتی رہی، آنکھوں میں امید اور بے یقینی کا امتزاج لیے۔ کیا واقعی کوئی اس کی زندگی بدل سکتا تھا؟ مگر اس کو لگا کہ یہ سب باتیں ہیں، لیکن اس بار باتیں نہیں تھی۔ اس کی دعا کے لیے اٹھائے ہوئے ہاتھ خالی نہیں رہنے والے تھے۔ ٹھیک 1 ہفتے بعد رات گہری تھی، ہر طرف سکون چھایا ہوا تھا اور فارم ہاؤس کے وسیع و عریض رقبے پر سیکیورٹی گارڈز اپنے معمول کے مطابق چکر لگا رہے تھے۔ فیاض احمد اپنے کمرے میں نیم دراز تھا، سگار کے کش لیتے ہوئے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا کہ اچانک زوردار دھماکے کی آواز گونجی۔ دھماکہ اس قدر شدید تھا کہ زمین کانپ اٹھی، کھڑکیاں لرزنے لگی اور سائرن بج اٹھے۔ سیکیورٹی اہلکار بدحواسی میں اس طرف دوڑ پڑے جہاں آگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے۔ فیاض احمد منہ کھلا کر اٹھا، گھبراہٹ میں دروازہ کھولا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکلا۔ اس کا دل بے چینی سے دھڑک رہا تھا، ذہن میں ایک ہی سوال تھا کہ یہ کیا ہو گیا۔ ادھر نیلوفر اپنے کمرے میں موجود تھی۔ دھماکے کی آواز نے اسے بھی ساکت کر دیا تھا۔ وہ سہم کر دیوار سے جا لگی اور اسی وقت کھڑکی پر کوئی ہلچل محسوس ہوئی اور وہ چونک کر ادھر متوجہ ہوئی۔ روشنی کی جھلک میں اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ دانش؟ وہ حیران رہ گئی، مگر خوشی اور خوف کا امتزاج اسے مزید ساکت کر گیا۔ دانش نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہاتھ آگے بڑھایا۔ نیلو جلدی کرو، وقت بہت کم ہے، ہمیں یہاں سے نکلنا ہوگا۔ نیلوفر کا دماغ جیسے سن ہو گیا تھا، مگر دانش کے مضبوط لہجے نے اسے حوصلہ دیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور دانش نے اسے مضبوطی سے تھام کر باہر کھینچ لیا۔ میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں اور تمہاری ماں کو بھی، دانش نے کہا، اور نیلوفر کے دل میں امید کی ایک کرن جاگ اٹھی۔ دوسری طرف فیاض احمد وہ گلاہٹ میں گارڈز کو احکامات دے رہا تھا، مگر جب وہ نیلوفر کے کمرے کی طرف بھاگا تو وہاں پہنچ کر اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ کھڑکی کھلی تھی اور نیلوفر غائب تھی۔ نیلوفر! وہ دھاڑا، مگر کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ دانش نیلوفر کو ایک محفوظ گاڑی تک لے آیا، جہاں زینت بیگم اور اس کا چھوٹا بھائی پہلے سے موجود تھے، اور انہوں نے جیسے ہی اپنی بیٹی کو صحیح سلامت دیکھا وہ بے اختیار رو پڑی۔ اماں، ہم محفوظ ہیں، دانش ہمیں یہاں سے لے کر جا رہا ہے۔ نیلوفر نے ماں کو تسلی دی، جبکہ دانش نے گاڑی تیزی سے دوسرے شہر کی طرف موڑ دی۔ فیاض احمد کے آدمی ہر طرف تلاش میں نکلے، مگر وہ تینوں بہت دور نکل چکے تھے۔ نئی جگہ، ایک نیا آغاز اور نیلوفر کی زندگی کا ایک نیا موڑ۔ شاید خدا کچھ بہتر کرنا چاہتا تھا۔ 1 مہینے بعد رات کے سناٹے میں موبائل کی مدھم روشنی نیلوفر کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ اس کی انگلیاں کانپتے ہوئے نمبر ملا رہی تھی۔ دل بے اختیار دھڑک رہا تھا، اور 1 مہینے بعد وہ آج پہلی بار دانش کو فون کر رہی تھی۔ رنگ بجتی رہی اور پھر دوسری طرف سے دانش کی گہری مگر تھکی ہوئی آواز سنائی دی۔ ہیلو؟ نیلوفر کی سانسیں رک سی گئی، آنکھوں میں انجانی نمی اتر آئی۔ وہ ہلکی سی مسکرائی، جیسے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ دانش، تم نے مجھے کچھ بتایا نہیں۔ اس کی آواز دھیمی تھی اور لرزتی ہوئی۔ تم نے کہا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر تم نے تو مجھے بلایا نہیں۔ کچھ نہیں کہا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، جیسے دانش کچھ سوچ رہا ہو۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور اس کی سانسوں کی آواز بھی نیلوفر کو سنائی دی۔ نیلو، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بوجھل تھا، مگر سختی بھی تھی۔ میں نے تمہاری مدد کی کیونکہ میں تمہیں اس جہنم میں نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ مگر نیلوفر کے دل میں ایک انجانا خوف جاگا، آنکھوں کی نمی بڑھتی چلی گئی۔ مگر کیا دانش؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا نیلو، دانش نے صاف اور دو ٹوک لہجے میں کہا۔ نیلوفر کے ہاتھ سے موبائل جیسے چھوٹنے لگا اور اس کے دل پر ایک خنجر پیوست ہو گیا۔ کیوں؟ اس کی آواز بمشکل نکلی۔ کیونکہ تم، دانش کی آواز میں بے بسی تھی مگر سختی بھی، تم اب داغدار ہو نیلو۔ میں نے کبھی گناہ نہیں کیا اور میں عزت دار ہوں۔ میں تمہیں بیوی کے طور پر قبول نہیں کر سکتا۔ نیلوفر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور اس نے لب کھینچ لیے، مگر کچھ نہ کہا اور کامتے ہاتھوں سے فون نیچے رکھا۔ نظریں جھکا لی اور زندگی کی تلخیوں نے اسے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ اندھا دھند بھروسہ کرنا کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے، یہ سبق آج اس کی روح میں تراش دیا گیا تھا۔ دانش انہیں اس رات دوسرے شہر شفٹ کر چکا تھا۔ تقریباً 15 دن بعد اس نے قانون کے ذریعے اسے طلاق بھی دلائی تھی، مگر وہ اسے اپنا نہیں سکتا تھا کیونکہ وہ داغدار تھی، اور کوئی مرد جتنی بھی محبت کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ ایک داغدار بیوی قبول نہیں کرتا۔